नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज के अखबारों की बात करें तो अखबारों में कई खबरें हैं, लेकिन हर अखबार की सुर्खी पहले पन्ने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है हाथरस मामले में वो है, और यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया, और साथ में यूपी सरकार का ये दावा कि हाथरस में दंगा फैलाने की कोशिश के तहत कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इससे जुड़ी खबर हर अखबार की पहली लीड है करीब करीब। लेकिन एक और जरूरी खबर वो बिहार की है। बिहार में एनडीए और जेडीयू के गठबंधन और सीटों का ऐलान, और साथ में एलजेपी के लिए चेतावनी। ये बड़ी खबर, इसमें कुछ दिलचस्प पहलू मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा शोपियां एनकाउंटर जो बहुत पहले हुआ था, करीब 80 दिन पहले, जिस पर मैंने 2 बार पहले भी वीडियो बनाया है, उस एनकाउंटर में कैसे 3 मजदूरों को आतंकवादी समझकर या आतंकवादी मानकर एनकाउंटर में मार दिया गया। अब करीब 80 दिन बाद कब्र से उनकी लाश निकालकर उनके परिवार को सौंपी गई। उसमें क्या कुछ है वो बताऊंगा। इसके अलावा छिटपुट कुछ और खबरें हैं, उन सब खबरों, सुशांत केस में बहुत ज़रूरी जानकारी है सीबीआई के हवाले से कि आखिरकार सीबीआई भी उसी नतीजे पर पहुंच रही है जहां एम्स की फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। और उसमें भी कुछ और ज़रूरी ऐसी जानकारी कि कैसे सुशांत केस में साजिश हो रही थी, उस मामले को एक एंगल देकर तूल देने की कोशिश के तहत उसका भी खुलासा हुआ है। ये सारी खबरें आगे बात करते हैं दोस्तों। शुरुआत बिहार से। बिहार में कल ऐसा क्या हुआ कि बिहार के बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली से गए बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, सारे नेताओं ने अलग अलग ढंग से बार बार कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। चुनाव के बाद चाहे जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलेगी, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, ये सबने कहा। लेकिन क्यों कहा? ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीजेपी के सारे नेताओं को एक एक करके माइक के सामने ये सब कहना पड़ा? इसकी एक कहानी है दोस्तों। दरअसल कल नीतीश कुमार उस साझा संवाददाता सम्मेलन में शामिल होने से पहले नीतीश कुमार की तरफ से शर्त रखी गई, नाराजगी के साथ, कि बीजेपी नेता पहले मीडिया के सामने इस बात का ऐलान करें कि नीतीश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और नीतीश ही चुनाव के बाद अगर एनडीए सत्ता में आई तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब तक बीजेपी के नेता ये नहीं कहेंगे तब तक नीतीश कुमार उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी के 3 नेता गए। नीतीश कुमार की इन शर्तों के बाद क्या हुआ, जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में भी किया, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल भागे भागे पहुंचे मीडिया सेंटर, बीजेपी के मीडिया सेंटर, कैमरों के सामने खड़े हुए। सिर्फ 48 सेकेंड का उन्होंने बयान दिया, और 48 सेकेंड के बयान में 6 बार उन्होंने नीतीश का नाम लिया, 6 ही सेंटेंस बोला। क्या बोला उन 6 सेंटेंस में, और उसी से पता चलता है कि दरअसल ये सब हुआ क्यों, ये आगे बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका 48 सेकेंड का कुछ हिस्सा आप सुने, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि नीतीश कुमार के तेवर, नीतीश कुमार की चेतावनी और नीतीश कुमार के कड़े रुख के सामने कैसे बीजेपी को साफ करना पड़ा कि नीतीश ही है हमारे नेता। जरा सुनिए। बिहार में एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है, और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर। संजय जायसवाल का करीब 48 सेकेंड का मैं छोटा टुकड़ा थोड़ा काट रहा हूं इसको, और ये अखबारों में जो खबरें छपी है उसमें नीतीश कुमार
के इस तेवर के बारे में या नीतीश कुमार ने यह शर्त रखी, ऐसी जानकारी सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। बाकी अखबारों में आने से पहले आपको बताऊं दोस्तों, और कल के वीडियो में भी मैंने विस्तार से कुछ बातें की है, उसको आप देखिएगा, और क्या राजनीति हो रही है समझने के लिए लगातार मेरे वीडियो देखते रहें। इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर खबर छपी है संतोष सिंह, संतोष बहुत अच्छे रिपोर्टर है इंडियन एक्सप्रेस के, उनकी खबर है पहले पन्ने पर, एलजेपी टू प्रॉप अप इट्स लीडर्स, बीजेपी रशेज टू काम नीतीश एंगर। ये पहले पन्ने पर है संतोष की खबर कि बीजेपी के नेता कैसे नीतीश के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, और इसी में है कि नीतीश ने शर्त रखी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ऐलान किया जाए, और ऐलान का वीडियो आपने देख लिया। इसके अलावा इसी तरह की खबरें सारे अखबारों में है, लेकिन खास बात जिसका जिक्र बार बार कर रहा हूं कि कल एलजेपी की तरफ से बीजेपी में लंबे समय तक रहे राजेंद्र सिंह, जो पिछले विधानसभा चुनाव में दिनारा क्षेत्र से उम्मीदवार थे बीजेपी के, और जेडीयू के मंत्री से जो अभी फिर चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार से पिछली बार 2700 वोटों से हारे थे। इस बार चूंकि वो सीट जेडीयू को गई है, इसलिए राजेंद्र सिंह बीजेपी के पुराने वफादार एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ और बीजेपी 32-34 सालों का ये रिश्ता, उस रिश्ते को तोड़कर वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने ये जानकारी भी दी है कि ऐसे कुछ और उम्मीदवार हैं, जो बार बार मैं भी बता रहा हूं आपको बीते 3 दिनों से, कि ऐसे कुछ और बीजेपी के उम्मीदवार मतलब बीजेपी के नेता एलजेपी के उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो सवाल उठता, क्या ये बीजेपी की रजामंदी से हो रहा है या इसके पीछे कुछ खेल है? 2-3 नाम इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि बीजेपी के एक और नेता हैं वरुण पासवान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि एलजेपी के टिकट पर कुटुंबा इलाके से लड़ सकते हैं। इसके अलावा एलजेपी के एक नेता को कोट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि ऐसे कुछ और एलजेपी के संपर्क में। खेल यही है, और एलजेपी की राजनीति के बारे में बार बार बता चुका हूं, और ये अब नीतीश कुमार भांपकर पूरी आक्रामकता के साथ उन्होंने शर्त रखी, और उसके बाद जिस ढंग से कल कहना पड़ा कि नीतीश ही हमारे नेता हैं, और प्रधानमंत्री का पोस्टर एनडीए के जो 4 घटक हैं उनको छोड़कर कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को ही अपना नेता मानते हैं, और एलजेपी के विधायक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और राजनीति करेंगे और जो भी करेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस से लेकर हर अखबार में पहले पन्ने पर भास्कर ने खबर छापी है, बहुत दिलचस्प। भाजपा की हिदायत, मोदी और शाह की तस्वीरों का इस्तेमाल न करें चिराग, और लोजपा का जवाब, मोदी किसी दल के नेता नहीं, वो तो देश के पीएम है, खेल यही है। और उसके बाद चिराग पासवान ने कहा है कि मोदी के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत है। और नीतीश की फटकार के बाद बीजेपी नेता ने कहा कि चिराग पासवान तस्वीर न लगाएं, लेकिन चिराग पासवान वही बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो सारी जानकारियां अखबारों में है। भाजपा की 2 टूक, बिहार में नीतीश ही नेता, नहीं मानने वालों के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। ये सारी बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन क्या इतना ही सच है? और क्या पर्दे के पीछे खेल नहीं है? इस खेल पर मेरी नज़र भी है, और मैं बताता भी रहूँगा। फिलहाल इस खबर के कुछ और पहलू आपको बता दूं। अमर उजाला ने कुछ जानकारियां, जैसे अमर उजाला में है, हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट है अमर उजाला में। अब अमर उजाला ने छापा है, भारी पड़े नीतीश मगर अभी नहीं गिरा है पर्दा। तो मैं यही कह रहा हूं कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, चुनाव के बाद क्या होगा ये बेचैनी अब नीतीश में ज़रूर है। लेकिन फिलहाल नीतीश की जिद, चेतावनी, धमकी, जो भी कहें, उनके तेवर के सामने बीजेपी का रुख बदला है, और यही सिंगल कॉलम है, नीतीश के दिखे तेवर, भाजपा का रुख नरम। और उसके बाद कुछ जानकारी है कि क्या कुछ दोनों के बीच हुआ, और चिराग की तेजस्वी को, एक चिराग ने तेजस्वी को बधाई दी, उसको लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं। अब एक दिलचस्प खबर दैनिक भास्कर ने वेबसाइट ने छापी है, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा अपलोड हुई है, और ये बैकग्राउंड के तौर पर बहुत दिलचस्प है, अगर आप पढ़ना चाहें या समझना चाहें। इंद्रभूषण मिश्रा ने लिखी है कुछ घंटे पहले। इस खबर में 2000 में जैसे चुनाव हुआ, नीतीश पासवान 7 चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा शपथ लेने के बाद। बहुत दिलचस्प हुआ था, शपथ ली लेकिन सरकार नहीं बन पाई और इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद आरजेडी की सरकार बनी थी। उसके बाद 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुए
तब रामविलास पासवान अकेले लड़े और उन्हें 29 सीटें मिली। इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। 29 सीटें मिली और 29 सीटें लेकर वो बैठ गए कि हम मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते हैं उसी को समर्थन देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राबड़ी देवी को समर्थन दें या नीतीश को समर्थन दें। और उसके बाद आखिर फिर दोबारा चुनाव हुए 6 महीने के भीतर, और दोबारा जब चुनाव हुए तो 29 सीटों से सीधे 10 सीटों पर एलजेपी पहुंची। इस बैकग्राउंड के साथ छापा है, लेकिन एक दिलचस्प ग्राफिक्स भास्कर ने छापा है। ये ग्राफिक्स मैं भास्कर के हवाले से लगा रहा हूं, जिसमें भास्कर ने एक आंकड़ा दिया है तुलनात्मक कि जेडीयू और लोजपा जब जब आमने सामने रही है तब किसको कितनी सीट पर कामयाबी मिली है। फरवरी 2005 के चुनाव में, अक्टूबर 2005 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में और 2015 के चुनाव में। ये आंकड़ा दिलचस्प है समझने के लिए कि आमने सामने की टक्कर में, जैसे 2015 में आमने सामने की टक्कर में 22 सीट पर अगर आमने सामने थे तो सिर्फ 1 सीट एलजेपी जीती। ऐसे भी एलजेपी 2015 में सिर्फ 2 सीटें जीती थी। और उसी तरह से 2010 में आमने सामने की टक्कर में एलजेपी 27 सीटों में सिर्फ 1 सीट जीती। और वही 2005 की बात करें इसी ग्राफिक्स के हिसाब से तो 9 सीटों पर आमने सामने की टक्कर थी, जिसमें एलजेपी को किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। एक दिलचस्प आंकड़ा है, और इससे एक ये भी पता चलता है कि वोट कटवा होना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग चीज़ है। पासवान की पार्टी के 5% के आसपास वोट हैं, मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूं, लेकिन खतरा वोट कटवा होने का है। और दूसरी बात, खतरा तब है जब बीजेपी के नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला या जो सीट जेडीयू के खाते में चली गई, क्योंकि बीजेपी पिछली बार जेडीयू से अलग लड़ी थी, आमने सामने थी, उस सीट से जो उम्मीदवार मजबूत हो सकते थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो अगर एलजेपी में आते हैं तो क्या होता है। जैसे दिनारा में हुआ, जो राजन सिंह सिर्फ 2700 वोटों से पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार से हारे, जो अभी मंत्री हैं, फिर उनके सामने एलजेपी के टिकट पे आ गए। अगर ये होता है तो क्या खेल कुछ जगह जेडीयू का खराब होता है, और उस खेल खराब होने में एलजेपी को फायदा होता है या बीच में महागठबंधन को होता है। ये है एक और आंकड़ा भास्कर की ग्राफिक्स को एक और दिखा रहा हूं भास्कर के हवाले से कि पिछले 4 चुनावों में एलजेपी का प्रदर्शन क्या है। ये मैंने परसों भी बताया था, लेकिन एक ग्राफिक्स के जरिए भास्कर ने बताया है कि कब कितनी सीटों पर लड़ी। वही मैक्सिमम जो जिसका जिक्र मैं करता हूं, 2005 में फरवरी में जब अधिकतम वोट मिले थे 12% से ज़्यादा, 178 सीटों पर लड़ी थी। ये भी वोट का एक शेयर की वजह ये भी होती है कि आप कितनी सीटों पर लड़ते हैं। 2015 में 42 सीटों पर लड़ी, उसके पहले देखें तो करीब करीब 4 गुना ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी 2005 में। और उसके बाद 2005 के दूसरे चुनाव में अक्टूबर में 203 सीटों पर लड़ी थी, ये लड़कर सिर्फ 10 सीटें मिली थी। तो ये समझिए। तो इस शक्ति प्रदर्शन के बारे में एक दिलचस्प खबर है, और हर अखबार में मोटे तौर पर पहले पन्ने पर यही खबर है, जो नीतीश ने कल कहा, जो सुशील मोदी ने कहा और जो कल चिराग पासवान ने कहा। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ये देखिए किस दिशा में ये खेल जाता है। नीतीश कुमार अब सचेत हो गए हैं, जो कल के तेवर से ये साफ है, और पल पल उनकी नज़र होगी कि बीजेपी के कुछ पर्दे के पीछे गेम तो नहीं कर रही है, और उस हिसाब से उनकी स्ट्रेटजी और रणनीति होगी। बीजेपी को भी डर होगा कि कहीं इस बीच चिराग ऐसा खेल न खराब कर दे कि किसी दूसरे को फायदा हो जाए, तो इस पर नज़र होगी। इसके अलावा जो दूसरी खबर दोस्तों मैंने बताई थी, जो आज के हर अखबार के पहले पन्ने की हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है कल कि हाथरस की वारदात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाथरस की वारदात भयावह और दिल दहलाने वाली है। हर अखबार के पहले पन्ने पर है, अमर उजाला है, आप नवभारत टाइम्स से हाथरस में सुप्रीम कोर्ट बोला ये डरावना है, इसी तरह से भास्कर में है। हर अखबार के पहले पन्ने पर मोटे तौर पर यही हेडलाइन है। शॉकिंग केस, गवाहों की सुरक्षा की क्या पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश कर सरकार ने कहा पीड़िता से दुष्कर्म नहीं हुआ। पूरी कोशिश है सरकार की बताने की कि दुष्कर्म नहीं हुआ। और एक जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये सवाल आया, यही एक्सप्रेस की पहली हेडलाइन है, यही हिंदुस्तान टाइम्स की पहली हेडलाइन है, यही टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन है कि यूपी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीबीआई एससी मॉनिटर्ड सीबीआई हो, और जिससे हाथरस केस में दूध का दूध पानी का पानी हो। हर अखबार की खबर है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हर अखबार की हेडलाइन के बीच एक जो बड़ी बात है, जो तर्क अदालत में दिया है
यूपी सरकार ने कि बाबरी मस्जिद के मामले में सीबीआई विशेष कोर्ट का फैसला आना था, इसलिए आधी रात को चिता जला दी गई। और ये फिर कहा गया कि परिवार वालों की रजामंदी और अनुमति लेकर। जो झूठ है ये परिवार वाले कई बार कह चुके हैं, और कुछ रिपोर्टर्स, जिसमें इंडिया टुडे की रिपोर्टर शामिल है तनुश्री पांडे, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मौका मिलेगा तो मेरे पेज पर देखिएगा, जिसमें उसने उस रात की तस्वीर दिखाई कि परिजन वहां नहीं थे। परिजनों की रजामंदी के बगैर पुलिस वालों ने लाश जलाई और यही तर्क दिया है कोर्ट में। सुबह बाबरी केस में फैसला आना था, अनहोनी टालने के लिए रात में करना पड़ा अंतिम संस्कार। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ये तर्क गले से उतरने लायक है, जो तर्क सुप्रीम कोर्ट में दिया है। ये जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दिया, इसमें ये सारी बात कही और बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश थी। कुछ लोग हाथरस जाते हुए 4 संदिग्धों को पकड़ा भी गया है, जिसमें आलम, मसूद अहमद, अतीकुर रहमान और सिद्दीकी नाम के 4 शख्स हैं। खबर में लगा रहा हूँ, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पत्रकार थे और उनके पास कुछ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट और उनके ऐसे मंसूबे, पुलिस का कहना है ऐसे मंसूबे थे कि वहाँ माहौल ख़राब हो। उनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, संदिग्ध साहित्य, शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले साहित्य, ये सब चीज़ें, हालांकि पुलिस ऐसी गिरफ्तारियां करती है तो ये सारी चीज़ें पुलिस को मिल भी जाती है, ये सब है। और उसके बाद पुलिस ने जांच की बात की है कोर्ट में, कि दलील दी है कि हाथरस की लड़की से रेप का आरोप बाद में परिजनों ने लगाया, फॉरेंसिक में रेप की पुष्टि नहीं हुई, एससी की निगरानी में जाँच हो। तो ये हर अखबार के पहले पन्ने पर खबर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की चिंता है। सुशांत केस में आप सबको पता होगा कि एम्स की फॉरेंसिक टीम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी, आत्महत्या की थी, हत्या का मामला नहीं था। और सुशांत की हत्या का मामला बताकर उनकी हत्या के लिए रिया चक्रवर्ती और उनके कुछ सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराकर 3.5 महीने देश में मुहिम चल चुकी है, चैनलों पर, बीजेपी नेताओं की तरफ से, पूरी ट्रोल ब्रिगेड की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से, गुप्तेश्वर पांडे जैसे डीजीपी की तरफ से, जो अब चुनाव मैदान में है। लेकिन अब सीबीआई जो जांच कर रही है, करीब करीब 2 महीने हो गए, केंद्रीय एजेंसी, मोदी सरकार की एजेंसी, मुंबई पुलिस को खारिज करके मुंबई पुलिस पर 100 तरह के इल्जाम लगाकर कि मुंबई पुलिस जांच सही दिशा में नहीं कर रही है, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ, परिवार वालों ने कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें यह कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए और सुशांत को किस ढंग से ड्रग दिया गया और किस ढंग से ऐसे हालात बने जिसमें सुशांत की मौत हुई। तो ये तमाम थ्योरीज आई। लेकिन अब जो इंडियन एक्सप्रेस छापता है पहले पन्ने पर, जिसका नतीजा ये है, इस खबर का लबोलू अब ये है कि सीबीआई भी उसी नतीजे पर पहुंच रही है जिस नतीजे पर एम्स की फॉरेंसिक टीम पहुंची है। मतलब ये कि इसमें भी 2 बातें हैं। पहली बात, इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के अकाउंट से किसी भी तरह का ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जिससे लगे कि रिया ने उनके अकाउंट में हेराफेरी की। ये सीबीआई की रिपोर्ट के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है। और दूसरी, हत्या नहीं है, वो एक कंक्लूजन सीबीआई के अधिकारी भी उस पर पहुंचे हैं। अब इस रिपोर्ट में यह है कि 5 सालों में करीब 70 करोड़ के ट्रांजैक्शन सुशांत के खाते में हुए और उसमें से सिर्फ 50 लाख ऐसा, 55 लाख ऐसा है जो रिया चक्रवर्ती से जुड़े अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। और वो खर्चा ट्रैवल, मतलब यात्रा, जो देश विदेश की यात्राएं हैं, गिफ्ट और बाकी अन्य खर्चों में। इसका मतलब इंडियन एक्सप्रेस के कहने का ये मतलब है, जो सूत्रों के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है, कि कहीं से भी ऐसी स्थिति नहीं थी या सीबीआई नहीं तलाश कर पाई कि सुशांत के खाते से या सुशांत का पैसा हड़पने के लिए या आर्थिक फायदे के लिए रिया चक्रवर्ती ने हेराफेरी की और ये हेराफेरी भी किसी तरह के दबाव की वजह बनी। अब सीबीआई यहाँ ये जांच कर रही है कि क्या ड्रग एंगल कुछ है, क्या उनके मेंटल इलनेस के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है, क्या रिया चक्रवर्ती की तरफ से उन्हें जबरन ड्रग दिया जा रहा था, या वो ड्रग स्वेच्छा से ले रहे थे, या साजिश के तहत उन्हें ड्रग दिया जा रहा था ताकि वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं या ऐसी स्थिति में पहुंचे जैसा कि परिवार का आरोप था कि जहर की तरह ड्रग दिया जा रहा था। सीबीआई इस एंगल को अभी देख रही है, लेकिन अगर पूरी रिपोर्ट
को समझें तो सीबीआई भी उसी नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हत्या नहीं है, क्लियर। रिया चक्रवर्ती ने पैसे की हेराफेरी नहीं की, क्लियर। वो पहले भी एक बार एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हवाले से खबर आ चुकी थी, 15 करोड़ उसे मिले ही नहीं सुशांत को उस केस में, तो रिया चक्रवर्ती 15 करोड़ लेगी कैसे या लिया कैसे? तो ये खबर है और यही वो खबर है जिस पर 3.5 महीने देश में मुहिम चली। जरा सोचिए, मुहिम चलाने वाले चेहरे, वो एंकर, वो हजारों लोग, वो ट्रोल ब्रिगेड, वो कौन थे? अब इसका भी खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है दोस्तों कि सुशांत केस में, सुशांत के वक्त करीब 3-3.5 महीने तक देश में ऐसा माहौल बनाए रखने के लिए कि किस ढंग से सुशांत की हत्या हुई, उस हत्या में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत की आड़ में बहुत बड़े पैमाने पर साजिश के तहत या एक सोची समझी रणनीति के तहत हजारों फेक अकाउंट खोले गए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। और उन अकाउंट्स का मकसद सिर्फ यही था कि इस तरह की मुहिम चलाएं जिससे महाराष्ट्र सरकार बदनाम हो, छवि खराब हो, मुंबई पुलिस की छवि खराब हो, महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब हो, उद्धव ठाकरे पर हमला किया जाए और राइट विंग को की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स में छपी है, कल हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपी थी। और अब मुंबई पुलिस ने ऐसी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई किया है और जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इसके जांच के आदेश दिए हैं। अपने आप में बहुत चौंकाने वाली भी है और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है। अब ये दावा किया जा रहा है कि सुशांत की मौत पर फेक न्यूज फैलाने के लिए करीब 1 लाख फर्जी अकाउंट बने। करीब 1 लाख फर्जी अकाउंट सिर्फ इसलिए क्रिएट किए गए कि सुशांत की मौत के बारे में उसको हत्या बताकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ या जो भी माहौल खराब किया जाए, सरकार को बदनाम करने, सरकार की जांच पर सवाल उठाने, ऐसी बातें या ऐसी खबरें, फेक न्यूज़ फैलाई जाए। तो मुंबई पुलिस ने की तरफ से जो जानकारी आई है कि करीब 80,000 से ज़्यादा फेक अकाउंट बनाए गए और पुलिस सूत्रों ने कहा कि 14 जून के बाद ये सब हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 80,000 से 1 लाख फर्जी अकाउंट बनाए गए। इन्हें अब बंद किया जा रहा है। साइबर पुलिस के शुरुआती पड़ताल के अनुसार मुंबई पुलिस को निशाने पर लेते हुए आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, भारत से लेकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और कई देशों से ये अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे। दुनिया के करीब दर्जन भर देशों से ये अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे और वहाँ से लगातार पोस्ट की जा रही थी। और आप देख रहे होंगे कई बार 5-5 ट्रेंड, जस्टिस फॉर सुशांत, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ, एक दिन ट्विटर पर 5-5 8 टॉप ट्रेंड हो रहे थे। तो ये ट्रेंड ये लोग करा रहे थे जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे। ये खबर है मुंबई पुलिस के आयुक्त कमिश्नर परमवीर सिंह के मुताबिक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पुलिस को, सरकार को ट्रोल किया जा रहा था, पुलिस के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन अकाउंट्स में से अधिकांश फर्जी हैं। इन सभी फर्जी अकाउंट्स होल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले महीने एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, ये जानकारी है। और इसी तरह से अनिल देशमुख के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है कि इस पूरे मामले की जांच करके हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये इस साजिश में कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था। ये इंडियन एक्सप्रेस में छापा है। अब एक खबर जो दैनिक भास्कर में दीपक खजूरिया के हवाले से छपी है, शोपियां में जो एनकाउंटर हुआ था जुलाई में, 18 जुलाई को, उस एनकाउंटर में 3 मजदूरों को आतंकवादी समझकर या आतंकवादी मानकर या आतंकवादी घोषित कर उन्हें मार दिया गया था एनकाउंटर में। उसके बाद 15 दिन के बाद परिवार वालों को लगा कि उनके बच्चों का पता नहीं चल रहा है, तो परिवार वालों ने राजौरी थाने में मामला दर्ज कराया। उसके बाद उन्हें शक था कि जो 3 लड़के 28 जुलाई को मारे गए वो उनके परिवार के 3 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, आर्मी ने जांच के आदेश दिए और जांच के बाद पता चला कि वाकई वो फर्जी एनकाउंटर था और 3 मजदूरों को विदेशी आतंकवादी कहकर मार दिया गया था। अब उसमें अभी क्या है, खबर ये छापी है कि कब्र खोदकर 53 दिन बाद पहुंचे 3 बेटों के शव, जिन्हें आतंकी समझकर सेना ने मार गिराया था। और ये 3 लड़के, इब्रार अहमद, उसके मामा और मौसी के बेटे मोहम्मद इब्रार और इम्तियाज अहमद की बॉडी, अब बॉडी क्या कह सकते हैं, अगर 18 जुलाई को एनकाउंटर में मारे गए तो करीब 80 दिनों के बाद उनकी बॉडी कब्र से निकालकर उनके घर पहुंची। गांव में
गरीब परिवार वालों ने राजौरी के एक छोटे से गांव में उनकी बॉडी को सुपुर्दे खाक किया और उसके बाद परिवार वालों का दुख रहा। विस्तार से भास्कर ने स्टोरी छापी है और बताया है कि कैसे परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके परिवार के 7 लोग सेना में रह चुके हैं और कैसे जो खुद देशभक्त थे, जिनके परिवार के लोग सेना के सदस्य थे, उनके 3 लड़के काम की तलाश में, लॉकडाउन रिलीफ होने के बाद काम की तलाश में राजौरी से शोपियां की तरफ गए और वहां एक जगह ठहरे थे और पुलिस ने और आर्म फोर्सेज ने और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्हें मार दिया गया। तो ये खबर है, विस्तार से इस पर कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बनाऊं। इसके अलावा अखबारों में कुछ खबरें हैं दोस्तों, जिसमें अलवर केस में 4 को उम्र कैद हुई है और ये एक तरह से अदालत के फैसले की एक खबर है। दिल्ली में एक बच्चे की किडनैपिंग करके 11 साल बाद इंसाफ मिला है कि बच्चे को किडनैपिंग करके मार दिया गया था। उसमें दिल्ली की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है और इस तरह की छिटपुट कुछ और खबरें हैं। फिलहाल चूँकि ये वीडियो लंबा भी हो गया शायद, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, इस अपील के साथ। धूप मैं झेलता हूँ तो आप थोड़ा सहयोग करें और अगर YouTube को पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर आप Facebook पर एक्टिव रहते हैं तो Facebook पर भी मेरा पेज है, आप वहाँ लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।